रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जो यूं तो एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से उनके अच्छे संबंध रहे। देश के बड़े राजनेताओं के साथ उन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया है। और यही नहीं, आपको बता दें कि आप लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बने रहे हैं। आप वर्तमान समय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यानी कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्रीमान राघवेंद्र सिंह राजू जी। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, उनके राजनीतिक सफर से लेकर के सामाजिक सफर और छात्र जीवन की भी उनसे चर्चा करेंगे। आइए बातचीत करते हैं राघवेंद्र सिंह राजू जी से। राघवेंद्र जी, आपकी राजनीतिक जो सक्रियता है वो कब से शुरू हुई, और हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किन किन लोगों के साथ राजनीतिक रूप में काम किया है, वो कौन सी हस्ती थी जिनके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चले। नमस्कार, मैं राघवेंद्र सिंह राजू अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आपने जो प्रश्न किया है कि आर काल के समय में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण वैश्य शूद्र और क्षत्रिय। आज जातियां और उपजातियां इतनी बच गई हैं कि जाति में आपने देखा हो, जातियों में बहुत सारा उपभ्रंश हो गया है। वाराणसी से एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम है इतिहास लौटा नामक पुस्तक। उसमें साफ साफ शब्दों में दिया है कि 6857 जातियों और उपजातियों में बड़े स्तर पर इस समाज को बांटने और छांटने का काम हुआ। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एक बड़े उद्देश्य के साथ, क्योंकि ये राष्ट्र प्रेम को मानने वाली एक संस्था है जो राष्ट्रवाद के साथ साथ किसी भी वर्ग और समाज में अगर अन्याय होता है तो उनके हित और अधिकारों के लिए ये हमेशा संघर्ष में साथ देती है, खड़ी हो जाती है। और ये आज नहीं है, आदि और अनादि काल से ये चला आ रहा है। तो ये एक ऐसा संगठन है कि आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, पहले राजपूत हितकार्नी महासभा, इसके बाद 1897 से लेकर के आज तक जो गदर आपने देखा 1857 का, तो वो सब जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें भी हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। उन महापुरुषों को और हमारे इतिहास को, और इतिहास के साथ साथ हमारी संस्कृति और संस्कारों को पूरा विश्व मानता है। विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा अगर किसी कौम पर लोगों को विश्वास है कि दुनिया की अगर कोई सबसे शक्तिशाली और ईमानदार कौम है तो एक ऐसा समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसको अब राजपूताना समाज के नाम से, कोई क्षत्रिय महासभा के नाम से, कोई अलग अलग समाज के नाम से परिभाषित करता है। तो ये निश्चित तौर पर समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें 33 कोटि हजार देवी देवता, जिनमें आपने देखा हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर के जितने भी हमारे बौद्ध धर्म के लोग हों, जैन धर्म के लोग हों, सभी तो इसी धर्म में आपके सामने पैदा हुए हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ समाज को उन्होंने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है। राघवेंद्र सिंह जी, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिनको ये कहा जाता है कि वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, और क्षत्रिय समाज से आने के नाते उन पर लगातार ठाकुरवाद का आरोप लगता रहा है, यानी क्षत्रियवाद का आरोप लगता रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 13 जनवरी 1987 को पहली बार मैं गोरखपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 2 रुपए का सदस्य बना था, और वो भी हमारे जो जनसंघ से विधायक थे राजऋषि कुंवर श्रीपाल सिंह जी, राजा साहब सिंगरा मऊ, उनसे मैं बहुत प्रेरित था, उनके विचारों से बहुत प्रेरित था। और वो कहते थे कि दुनिया में कोई व्यक्ति हमारे हाथ का पंजा मोड़ नहीं सकता है, ये एक क्षत्रिय की काया है। और काया के साथ साथ वो वचनबद्ध थे कि रघुकुल रीत है सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। तो उन्होंने जो मुझे प्रेरणा दी, राघवेंद्र जी, आप छात्र राजनीति से, जब आप 1983 में पहली बार छात्र राजनीति से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जब आप आए हैं, गोरखपुर तक आ गए हैं, तो मैं आपको एक अपने समाज के संगठन से इसलिए जोड़ना चाहता हूं और एक दायित्व तो आपको देना चाहता हूं कि आज जो स्थितियां और परिस्थितियां आने वाले समय में चुनौतियां हैं, तो समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर स्थायी नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर आप एक सामाजिक संगठन पर आइए, जुड़िए। और उन्होंने मुझे जो चीजें दी, इतिहास दिया और तमाम संस्कृति को हमने देखा, और जो तमाम उतार चढ़ाव अखंड भारत को हमने जो देखा कि भाई किस तरीके से अखंड भारत बनाने के लिए हमारी 565 रियासतें ले ली गई, और हमारे रियासतें लेने के बाद और जिस तरीके से जो चीज तय हुई थी, तो वो अखंड भारत जब बना था कोई ना कोई अनुबंध हुआ था सरकार से। जब सरकार से अनुबंध हुआ था तो जितने लाख टन सोना, जितने लाख हेक्टेयर जमीन और जितने लाख हेक्टेयर के साथ साथ जितने हमारी जमीनों के साथ साथ जो हमसे अनुबंध किया गया कि भाई हम ये बनाएंगे, तो आज ना जितने लाख टन सोना लेकर के, जमीन लेकर के, फिर बाद में आपने देखा सीलिंग एक्ट आ गया,
कहीं है कहीं नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही थी, तो लग रहा था कि जो राजऋषि कुंवर श्रीपाल सिंह जी सोच रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके मन में और उनके विचारों में, और जिस तरीके से वो निर्दलीय थे और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान था उनका, राजा सिंहराम होगा, तो मैं उनसे बड़ा प्रेरित था। उन्होंने कहा क्या पद दिया जाए, मैंने कहा मुझे कोई पद नहीं, जो आप बना देंगे। तो मुझे तो युवा जिला अध्यक्ष बनाया था उन्होंने क्षत्रिय महासभा का जालौन जनपद में। तो मैं तो, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया कि राजनीति और जो सेवा नीति की बात है, तो जो समाज में जिसमें हम वर्ग में पैदा हुए, तो उन्होंने वही चौपाई सुना दी थी, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो ध्यान दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो मैं कर्तव्य मार्ग पर डटा रहा। छात्र राजनीति में मैं रहा। मैंने कभी राजनीतिक दलों की परिक्रमा नहीं की, मैंने कभी राजनीतिक दलों से टिकट नहीं मांगा। सामाजिक सत्ता से राज सत्ता में तमाम लोगों को पहुंचाने का काम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के साथ साथ तमाम जो मैं संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हिंदू रक्षा सेना का भी मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जब कालवी जी का एक दौर था, 2006 में हमसे मिले वो विधुना के कार्यक्रम में, उन्होंने कहा भाई हम करनी माता के नाम से एक संस्था चलाते हैं। प्रेम कुमार राठौड़ जी उनके साथ थी, मेजर हिमांशु जी थे। तो हमने कहा आप क्या चाहते हैं, बोले हम लोग चाहते हैं कि सब बैठ करके एक मजबूत जो है बात होनी चाहिए और एक मजबूत मिशन बनना चाहिए, और मिशन में हम चाहते हैं कि हम आपके विचारों से सहमत हैं। तो ये तमाम बातें लेकर के करनी सेना का जो था, वो जो फाउंडेशन तैयार हुआ था कि करनी माता का वो बनेगा, उसका भी मैं प्रारंभिक उनके साथ सदस्य था। देखिए, मैं हिंदू रक्षा सेना का भी राष्ट्रीय सहयोगी, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत बड़ा उनका नाम था, और इसके बाद तमाम ऐसे संत जो हमारे जीवन में आए, उनसे भी मैं बहुत प्रेरित हुआ। और जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सदैव राम मंदिर निर्माण के बाद सदैव समय पे सभी अखबार बताते होंगे, उस समय के समाचार पत्रों में आप देखेंगे, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इन तमाम बातों को उठाती रही है कि भाई जब सारे बोर्ड बन सकते हैं तो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बन सकता, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता। लेकिन हिंदुत्व तो सनातन संस्कृति परंपरा में अगर भारत का नाम कब बदल दिया गया, हिंदुस्तान हो गया, कब इंडिया हो गया, तो ये तमाम चीजें जो हम लोगों को कार्यशाला में मंथन में पढ़ाई गई, और उस समय जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो लोग थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह बांकानेर हो, मैंने उनके साथ भी काम किया, भोला सिंह साहब हो, उनके साथ भी मैंने काम किया। देश के जितने भी राजपूताना संगठन आज हजारों की संख्या में जो अंकुरित हो गए हैं, वो मानते हैं कि राघवेंद्र जी जिस पायदान पे थे आज भी उसी पायदान पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, क्योंकि समाज को हमारे ऊपर भरोसा है और समाज के भरोसे को मैं तोड़ना नहीं चाहता। राजनीति में भले ही बड़े बड़े वादे करके लोग आते हैं, लेकिन वो वादे जब पूरे नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर यही समाज उन सब चीजों को उनके सामने रखता है और उनके उपेक्षाओं का शिकार लोगों को होना भी पड़ा है। राघवेंद्र सिंह जी, अभी आप योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बड़े कसीदे गढ़ रहे थे, होना भी चाहिए क्योंकि आप क्षत्रिय महासभा से बिलोंग करते हैं, क्षत्रियों के हित की बात करना आपकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन जहां आप योगी आदित्यनाथ की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़े गए 2024 के चुनाव में क्षत्रिय महासभा ने जमकर भाजपा का विरोध किया था, जो कि आपके सोशल मीडिया पे भी ऐसे पोस्ट दिखाई पड़े थे जहां आप भाजपा प्रत्याशियों का विरोध कर रहे थे। तो आखिर ये दोनों काम कैसे हो सकता है? एक तरफ आप योगी जी का समर्थन भी करते हैं और 2024 में क्षत्रिय महासभा इस बात पर गर्व करती है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को दंड पहुंचा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वीर बहादुर सिंह के समय भी आपने देखा होगा पूरा देश और प्रदेश किस तरीके से चलता था। लेकिन योगी जी, महंत अवैधनाथ जी के साथ भी मैं काफी समय मैंने देखा कि उनके जो विचार थे और उनकी जो कार्यशैली थी, इसके साथ योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उन पर जातिगत आरोप लगाना तो एकदम गलत है, क्योंकि वो एक संत है और संत की कोई जाति नहीं होती है। संत तो सर्व समाज को ज्ञान देता है, उपदेश देता है। इसके साथ साथ एक समाज में जो गुरुकुल की पहले जो पद्धति थी कि गुरुकुल में शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान होता था, और जिस परंपरा से योगी आदित्यनाथ जी को कार्यशैली को मैंने देखा है, जब वो आपने देखा हो एक बहुत दौर था, माननीय मुलायम सिंह जी हमारे बीच नहीं है, जब वो उनका दौर था, जब एक घटना मऊ में घटी और वहां पर हमारे पदाधिकारी हमसे भी मिलने आए, उस समय मैं युवा क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष था, और मुझसे लोगों ने कहा कि राघवेंद्र जी इस तरीके से वहां पर आपको पहुंचना है, ये घटना हो गई और आक्रोश है लोगों में, आपको चलना चाहिए। गोरखपुर से बड़ी संख्या में आदेश हो गया, सुरजीत सिंह वगैरह जो लड़के थे मऊ के, तमाम वहां के पदाधिकारी हमसे मिले आकर के, ओम प्रकाश सिंह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलूंगा। तमाम गाड़ियां टूटी। आपको शायद ध्यान हो कि इसके बाद जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, माननीय हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रोका भी था योगी जी को
तो उन्होंने इस्तीफा थमा दिया था कि भाई नहीं, हम जाएंगे जरूर, क्योंकि अगर अन्याय हुआ है, अन्याय सहकर मौन रहना हमारा धर्म कहता है। ये अन्याय सहकर मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, यही हमारे शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र संगत बात करके गुंडे, माफिया, अपराधी समाज में अगर भय पैदा करें और समाज के लोगों को आतंकित करके समाज के लोगों से जो है धन उगाही करें, तो ये तमाम चीजें आपने देखा होगी आने वाले समय में। जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक नई मिसाल और एक नया उन्होंने उत्तर प्रदेश दिया है, और आज 67 करोड़ से ज्यादा लोग इस संगम महाकुंभ में, इस सदी का जो 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा, उसमें भी पूरे विश्व ने मान लिया। लोहा गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हो गया। ये उत्तर प्रदेश के लिए और देश के किसी मुख्यमंत्री के लिए सबसे गर्व की बात है। और वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि मेरे लिए कुर्सी बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं एक संत हूँ। एक बड़ी चीज है, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी को लेकर बड़े कसीदे गढ़े और आपने उनको क्लीन चिट दे दिया कि वो ठाकुरवादी नहीं है, क्षत्रियवादी नहीं है, जातिवादी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि 2024 के चुनाव में क्षत्रिय महासभा ने बिगुल फूंक दिया था बीजेपी के खिलाफ, और वो राघवेंद्र सिंह राजू ही थे जिन्होंने बड़ा बिगुल फूंका था, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा था और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा था। तो दोनों बात कैसे हो सकती है राजू जी कि एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ के संबंध में कसीदे गढ़ रहे हैं, उन्हें महापुरुष बता रहे हो, है भी वो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने 24 में उनकी छवि को धक्का पहुंचाने का काम किया। देखिए, ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि आप उठा करके इन सब चीजों को देख लीजिएगा कि बड़ी संख्या में जो है पूरे देश और उसमें महापुरुषों पर बहुत ज्यादा लोगों ने टीका टिप्पणी की। जब हिंदूवादी सरकार है, हमारे अगर देवी देवताओं पर कोई व्यक्ति गलत तरीके से प्रहार करेगा, उनको अपमानित करने का प्रयास करेगा, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे साहित्य धार्मिक ग्रंथ है, हनुमान चालीसा पर कोई कहेगा कि नहीं साहब ये चौपाई गलत है, कोई कहेगा नहीं साहब रामायण में ये चौपाई गलत है। तो 500 साल पहले जब ये लिखी जा रही थी, या उससे पहले जब लोगों ने ये लिखी, अलग अलग भाषाओं में लिखी, तब आपने क्यों नहीं टिप्पणी की? जब मुद्दे नहीं बचे राजनीतिक दलों पर, मुद्रा तो लोगों के पास है, मुद्दे नहीं बचे, तो उनको समाज में वैमनस्यता पैदा करना था। समाज में ये बात ठीक है कि योगी जी जहां बैठे हुए हैं, यहाँ पर कानून का दुरुपयोग ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये धर्म बनता है कि सरकारें कोई भी हो, केंद्र में हो, प्रदेश में, 2014 में भी अगर आपने देखा हो कि बड़े स्तर पर अटल जी की आप एक कविता देख लीजिएगा, अटल जी ने स्पष्ट किया था कि क्षत्रिय है तो लड़ेगा, क्षत्रिय है तो अड़ेगा। आप उनकी उठा करके देखिए, उन्होंने कहा भाई देश में ये राजा महाराजा जो अपना सब कुछ रियासतें दे दिए, और उनके साथ अगर गलत तरीके से आप उनके साथ सियासत करेंगे और उनकी सीटें आप काटते चले जाएंगे, उनका आप जो है तमाम संगठन में भी स्थान नहीं रखेंगे, तो जो अगर गलत हो रहा था, तो ये तमाम चीजें भगवान प्रभु श्री राम, हमारी रामायण भी यही कहती है, हमारी गीता भी यही कहती है, और हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं वो भी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हम अन्याय कोई अगर हो रहा है उसमें मौन रहना है, भले वो हमारी पार्टी या हमारे विचारों से संबंध रखते हुए। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि उस पार्टी का साथ दीजिए, उस व्यक्ति का साथ दीजिए जो आपके धर्म और संस्कृति और संस्कारों को बचाए। तो हमें वो आईना दिखाना था, लोगों को लग नहीं रहा था भाई 13%। मैं कह रहा हूँ 2011 के एक समाचार पत्र की कटिंग मैं आपको दे देता हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा 13% क्षत्रिय समाज है। और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इस पर तर्क होना चाहिए कि जातियों में भ्रंश क्या हो गया। आप महापुरुषों को किसी भी जाति में, अनंगपाल को, तोमर को आप जाट बता दोगे, पृथ्वीराज चौहान को आप गुजर बता दोगे, कहीं पृथ्वीराज चौहान को आप अन्य पिछड़े और दलित में बांट दोगे। तो ये सब चीजें, विसंगतियां जो फैलाई गई हैं, निश्चित तौर पर इस छत्रत्व में 10 रेजिमेंट है हमारे, तो इन लोगों के रेजिमेंट इनकी जाति समाज के क्यों नहीं बन गए? तो हमने तो सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करके आज जिस तरीके से योगी जी चला रहे हैं, वीर बहादुर सिंह की भी सरकार चली थी, वीर बहादुर सिंह ने भी सभी सामंजस्य स्थापित करके उत्तर प्रदेश में एक अलग उदाहरण दिया था। तो ये आरोप लगाना, क्योंकि सिंहासन, शेर जो है वो अगर सिंहासन पर बैठे या ना बैठे, चट्टान पर भी बैठा है, तो उसे मालूम है, कूट दृष्टि रहती है उसकी और पक्का इरादा होता है। तो इसलिए आज भी इन सर्कस के शेरों को सर्कस का शेर बनाने का जो दौर चल रहा है लोगों का, कि जब चाहो क्षत्रिय समाज पर इतिहास उठा करके चाहे तोड़ मरोड़ के पिक्चर बना दो, कहीं जोधा अकबर, कहीं पद्मावत। आपको नहीं ध्यान है कि हमने विरोध किया था बहन जी मायावती जी की सरकार में, जब आई थी जोधा अकबर, हमने नहीं चलने दी थी, रोक लगानी पड़ी थी उन्हें, क्योंकि हमने कहा था उनसे कि जब आप जोधा अकबर में देख रही हैं इधर सही नहीं, जोधा कोई है ही नहीं ऐसा, है ना। तो जब कोई जोधा नाम की कोई छत्राणी थी नहीं,
तो आप किस तरीके से इनका वो दिखा रहे हैं। तो इतिहास को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है, उस समय भी हमने कहा था मोची बने सुनार में, जब बहन जी आप अपने गाने पर रोक लगा सकती हैं, तो हमारी संस्कृति और सम्मान को बचाने के लिए हम लोग पूरे देश और विदेश सब जगह सड़कों पर उतरे।